हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग, नहीं गुड आफ्टरनून। सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, होप यू आर फाइन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक, बढ़िया सा, मतलब बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करते हैं आज हम हिंदी में। तो आ जाओ, सभी ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर ही होती है मेरी तरफ से। तो जिसको थोड़े से इश्यूज आते हैं वो उनके खुद के नेटवर्क के इश्यूज मिलेंगे ड्यू टू हैवी रेन, है ना। हाँ, बारिश क्यों नहीं हो रही, सारी दुनिया में बारिश हो रही है, हाई अलर्ट जारी हो रहा है, बारिश रुक आ रही है सुबह से। ठीक है, बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, मैं हाजिर हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। कोई टीचर आए ना आए, आई एम ऑलवेज रेडी टू टीच यू, सो डोंट वरी। हाँ, चलो, आज है शब्द विचार। आज है टॉपिक शब्द विचार। अब बात कर लेते हैं शब्द विचार क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने एग्जाम के लिए, तो इसको थोड़ा सा सीरियस लेंगे। तो शब्द विचार बेसिकली होता क्या है, क्या मतलब होता है शब्द विचार का, क्या है शब्द। तो सबने पढ़ा होगा शब्द क्या होता है। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, ध्यान से सुनिएंगे, वर्णों का सार्थक समूह क्या होता है, शब्द होता है। मतलब सार्थक होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जो मीनिंगफुल है वही क्या होगा, शब्द होगा। यदि मीनिंगफुल नहीं है तो शब्द नहीं होगा। दो वर्ण लिख दो, क ख कुछ लिख दिया आपने, तो वो शब्द नहीं होगा, क ख शब्द नहीं होगा। लेकिन आ जा, जब उन वर्णों से मीनिंग निकलेगा, जब उन वर्णों से अर्थ निकलेगा, तो हमेशा क्या होगा, शब्द होगा। मीन्स आपको ये चीज ध्यान रखनी है, शब्द तभी होगा जब उसका सार्थक मतलब निकलेगा। सार्थक मतलब नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, शब्द हमेशा सार्थक मतलब वाले होते हैं। ऐसा नहीं है मैंने दो बार लिख दिए, का खा लिख दिया तो ये शब्द बन गया, ये शब्द नहीं बना, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये शब्द कैसे बनेगा। ठीक है, थैंक यू विनती। तो ये शब्द कैसे बनेगा, लेकिन मैंने लिखा आ जा, तो ये क्या बन गया भाई, शब्द बन गया। तो शब्द हमेशा मीनिंगफुल होता है, ध्यान रखेंगे, शब्द हमेशा मीनिंगफुल होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, शब्द विचार। ठीक है, शब्द हमेशा क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। अब बात कर लेते हैं शब्दों से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले शब्दों का डिवीजन है जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि शब्दों को किस किस आधार पर डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शब्दों को व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति कह दो, रचना कह दो, या बनावट कह दो। सबसे पहले हम शब्दों को डिवाइड करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति नहीं लिखा है, शब्द व्युत्पत्ति लिखा है। व्युत्पत्ति उत्पत्ति के बाद वाला स्टेप होता है। व्युत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, या बनावट के आधार पे। तो सबसे पहले शब्द को हमने तीन आधार पे डिवाइड किया, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे। तीन आधार पे हमने सबसे पहले किसको डिवाइड किया है, शब्दों को डिवाइड किया है। तो तीन तरीके से डिवाइड किया है, रचना व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों को हमने तीन तरीके से डिवाइड किया है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। हाँ जी बिल्कुल, जो हिंदी जिनका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो हिंदी है, उसमें जो आपका 60 नंबर का सेक्शन है, साहित्य को छोड़ के जो मैं व्याकरण करवा रही हूँ, तो व्याकरण से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको वहां भी हेल्प करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ओ माई गॉड शशि, कितनी पारखी नजर है तुम्हारी, कमाल ही हो गया भाई, कमाल, कमाल हो गया, कमाल। माई गॉड, इतना कैसे ऑब्जर्व कर लेते हो तुम। देखो, शब्दों को तीन आधार पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले शब्दों को तीन आधार पर डिवाइड किया गया है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो अब समझ लेते हैं कि रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ क्या होता है, मतलब तीनों में क्या अंतर होता है, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहले होता है रूढ़ शब्द। देखो, रूढ़ का मतलब क्या होते हैं, रूढ़ होता है जो शब्द रूढ़ होते हैं। रूढ़ मीन्स जो शब्द सदियों से फिक्स होते हैं, जो शब्द मतलब जिनके आप टुकड़े करोगे तो उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिनके आप टुकड़े करोगे तो उनका किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं निकलेगा, मतलब टुकड़े करने पर किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब नहीं निकलता है सार्थक।
और वो शब्द सदियों से किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होते हैं, तो वो शब्द कैसा होता है? रूढ़ होता है। मीन्स रूढ़ शब्द क्या है? जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं आता। मीन्स उनके जब आप टुकड़े करोगे तो उनका कोई अर्थ नहीं आएगा और वो शब्द सदियों से किसी बात के लिए फिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे शब्द कैसे कहलाते हैं? ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे मैंने लिखा दिन, ध्यान से समझना। अब आप इस दिन के टुकड़े करो, आप इस दिन के टुकड़े करो दिन, तो दीन है, मतलब कोई मीनिंग नहीं निकला टुकड़ों का, और ये शब्द सदियों से रूढ़ है, सदियों से फिक्स है। किसके लिए भाई? दिन के लिए, मतलब जो दिन निकलता है। तो दिन है, रात है, लोहा है, गरीब है। तो ऐसे कोई भी शब्द, बस आपको ऐसा ध्यान देना है, ऐसे कोई भी शब्द जो सदियों से किसी चीज के लिए फिक्स हो जाते हैं, उनको देख के हमारे मन में है दिन तो दिन ही होता है, रात तो रात ही होती है, गरीब तो गरीब ही होता है, लोहा तो लोहा ही होता है। मतलब जिन शब्दों को देख के हमें ये लगे कि ये शब्द तो चेंज ही नहीं होते, चाहे कैसे भी इनको यूज करो। जैसे अविभाव शब्द होते हैं, मतलब अविभाव समास वाले शब्द होते हैं, तो ये उसी तरीके के शब्द होते हैं। जैसे प्रति लिख दिया, प्रति नहीं प्रतिदिन, तो अब प्रति का क्या मतलब है? प्रति के लिए यूज होता है, डेली के लिए यूज होता है, लेकिन इसके टुकड़े करें तो कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो वो शब्द जो सदियों से फिक्स हो जाते हैं, और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द जो है कहलाते हैं। क्लियर? तो ये शब्द क्या कहलाते हैं भाई? रूढ़ शब्द जो है कहलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं यौगिक शब्दों पे। देखिए यौगिक मीन्स क्या होता है? यौगिक मीन्स होता है जोड़। योग मीन्स क्या होता है? जोड़। योग मीन्स क्या होता है? जोड़। तो यौगिक शब्द कैसे होते हैं? अब यौगिक मतलब, योग मीन्स होता है भाई जोड़। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर, हाँ इसके अंदर घर शब्द है, मुंह शब्द है, घोड़ा शब्द है, कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल अपने भी एग्जाम्पल दिया करो, शाबाश। तो ये क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। अब आते हैं यौगिक। अब देखिए यौगिक मीन्स होता है जोड़। यौगिक मीन्स क्या होता है? जोड़। अब ध्यान से देखो, जोड़ क्या होता है? यौगिक मीन्स क्या होता है? जोड़। और जोड़ का मतलब क्या होता है? जोड़ा। इसका मतलब इसमें दो शब्द होंगे, मतलब ये दो शब्दों से मिलके बनेगा, और जब उन शब्दों को आप तोड़ोगे ना, तो उन दोनों का अपना मतलब निकलेगा। ठीक है, उन दोनों का अपना क्या मतलेगा? मतलब निकलेगा। मतलब यौगिक शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, और जब आप इनको तोड़ते हो, जब आप इनको तोड़ते जोड़ते हो, तो इनका क्या निकलता है? मीनिंग निकलता है। ठीक है, जब आप इनको तोड़ते जोड़ते हो तो इनका क्या निकलता है? मीनिंग निकलता है। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि शब्द खुद भी लिखा करो, कोशिश किया करो मेरे साथ साथ एग्जाम्पल क्रिएट करने की। जैसे कोई भी आप शब्द ले लो, जैसे मैंने लिखा भला मानस, मैंने लिखा भला मानस, तो भला और मानस। अब भला का अपना अर्थ है और मानस का अपना अर्थ है। ठीक है, भला का अपना अर्थ है और मानस का क्या है? अपना अर्थ है। मीन्स भला का अपना मतलब है और मानस का अपना मतलब है। तो भला मानस मतलब अच्छा इंसान। तो टुकड़े तोड़ेंगे तो देखो इसको भला हो गया और इसको क्या हो गया? मानस हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों का अपना अलग अलग क्या निकल गया भाई? मतलब निकल गया। जैसे देहलता, जो हमने कर्मधारय समास पढ़ा था, आपको ध्यान हो, जो हमने कर्मधारय समास पढ़ा था, तो कर्मधारय समास के जितने एग्जाम्पल होते हैं मोस्टली वो सारे किस में आते हैं? वो यौगिक शब्दों के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी शब्द लिख सकते हो कर्मधारय समास का, जैसे देहलता था, जैसे सज्जन था। ठीक है, तो ये सारे के सारे शब्द किसके अंदर आते हैं भाई? यौगिक शब्दों के अंदर, जो दो शब्दों से मिलके बनते हैं। जब हम उनके टुकड़े करते हैं तो वो देश प्रेम कोई भी है, जब हम उनके टुकड़े करते हैं तो टुकड़े करने पर वो टुकड़े मीनिंगफुल होते हैं, वो टुकड़े सार्थक होते हैं। तो वो जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, वो शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। नील गगन मतलब नीला गगन, राजकुमार मतलब कोई भी शब्द ले सकते हो, जो कि कर्मधारय समास के उदाहरण है। बेसिकली वो सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? यौगिक शब्द के। शाबाश, सारे बिल्कुल सही एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। तो ये सारे किसके हैं? यौगिक शब्द के उदाहरण होते हैं। क्लियर हुआ? अब तीसरे शब्द पे आ जाते हैं। तीसरा शब्द है बेटा योग रूढ़। अब ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करेगा। योग रूढ़, इसका मतलब ये योग भी है,
मतलब इसका मतलब ये यौगिक भी हैं, और रूढ़, और इसका मतलब ये रूढ़ भी हैं। कहने का मतलब ये यौगिक भी हैं और ये तो रूढ़ भी हैं। तो भाई ये क्या मतलब हुआ मैडम? इसका मतलब क्या हुआ कि आप टुकड़े करोगे तो सार्थक मतलब निकलेगा, आपके मीनिंग निकलेंगे, टुकड़ों के बिल्कुल अच्छे मतलब निकलेंगे, मतलब वो यौगिक होंगे। साथ में रूढ़, रूढ़ मतलब वो किसी चीज के लिए फिक्स भी हैं, मतलब वो सदियों से किसी चीज के लिए फिक्स भी हैं और साथ में वो यौगिक भी हैं। जैसे बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो बेसिकली योगरूढ़ समास में आते हैं, योगरूढ़ शब्दों में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुब्रीहि समास कैसे शब्दों के अंदर आता है। तो जो बहुब्रीहि समास के शब्द होते हैं वो बेसिकली योगरूढ़ के अंदर आते हैं, ठीक है। जो बहुब्रीहि समास के शब्द होते हैं वो बेसिकली बेटा किस में आते हैं? वो योगरूढ़ शब्दों के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको शब्द लिखूं चारपाई, चारपाई, सेम वही चीज देखो मैंने आपको समझाई थी, चार पैरों वाली है, दोनों के मतलब है, मतलब योग से तो बनी है तो यौगिक भी है, लेकिन आप इसको सिर्फ यौगिक नहीं कह सकते क्योंकि इसका तो कुछ और मतलब निकल रहा है, क्योंकि ये रूढ़ भी है। चारपाई, चार पैरों वाला गाय भैंस बकरी सब कुछ होता है, लेकिन चारपाई तो भाई रूढ़ है, चारपाई तो भाई फिक्स है। और चारपाई किसके लिए फिक्स है? बैठने वाली मंजी के लिए। चारपाई किसके लिए फिक्स है? बैठने वाली मंजी के लिए फिक्स है। तो जब ये बैठने वाली मंजी के लिए फिक्स है तो आप इसको यौगिक शब्दों में नहीं लेके जाएंगे, आप इसको किस में लेके जाएंगे भाई? योग रूढ़ शब्दों में, ठीक है। आप इसको किस में लेके जाएंगे? योग रूढ़ शब्दों में। जैसे रेलगाड़ी है, अब जो रेलगाड़ी है तो वो रेल और गाड़ी नहीं भाई, रेलगाड़ी तो दो शब्दों से मिलकर बना है, रेल इंग्लिश का वर्ड है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो वो संकर शब्दों में जाएगा, यौगिक शब्दों में नहीं लेंगे हम इसको। यदि प्रायोरिटी की बात करें तो रेल इज अ इंग्लिश वर्ड और गाड़ी इज अ हिंदी वर्ड, तो रेलगाड़ी संकर शब्द की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी को हम इसमें नहीं लिखेंगे। जैसे दशानंद आप लिख सकते हो, गजानन आप लिख सकते हो, ठीक है। गजानन, दशानन, इस टाइप के शब्दों को आप लिख सकते हो जो कि बहुब्रीहि समास वाले एग्जाम्पल होते हैं, तो आप उसको लिख सकते हो किसके अंदर भाई? योगरूढ़ शब्दों के अंदर, जो एक स्पेशल मीन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जलद शब्द है, पिछली बार पेपर में जलद आया था, जलद शब्द कौन सा है? जलद। अब देखो, अब कोई बच्चा कहेगा मैम जलद को तोड़ेंगे तो इसका मतलब ही नहीं है, दय का मतलब होता है संस्कृत और हिंदी में देने वाला, जल मीन्स जल को देने वाला। अब देखो, जल को देने वाला तो नल का भी होता है, जल को देने वाला तो तालाब भी होता है, जल को देने वाली नदी भी होती है, लेकिन जलद तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फिक्स है भाई? बादल के लिए फिक्स है। जलद तो किसके लिए फिक्स है? बादल के लिए फिक्स है। इसलिए जलद शब्द कौन सा हो गया? जलद शब्द कौन सा हो गया भाई? तो ये आपका जो शब्द हो गया ये कौन सा होगा? योग रूढ़। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमें तो पता ही नहीं कि मतलब हमें तो पता ही नहीं कि भाई इस शब्द का क्या मतलब होता है। अब देखो, आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि मैं आपको मतलब तो काहे बिल्कुल भी नहीं सिखा सकती, क्योंकि जब हम MA BA कर जाते हैं तो इसका मतलब यार हमारी हिंदी इतनी भी बुरी नहीं होनी चाहिए जब आप ग्रेजुएट कर चुके तो आपको मतलब ना पता हो, ठीक है। अब मान लो किसी बच्चे को मतलब ही नहीं पता, हे भगवान ये मक्खी कहाँ से आ गई, मुझे इतना इरिटेट कर रही है ये, रुको। एक तो ये मक्खी गलती से पता नहीं मेरे घर में कैसे आ गई, दरवाजा खोल देती हूँ। जब ये मक्खी आ जाती है ना तो मेरे से तो बहुत इरिटेशन होती है मुझे। मक्खी मेरे आगे पीछे घूमे, मैं पढ़ ही नहीं सकती ना पढ़ा सकती। अब चली जाएगी बाहर, बाहर जाते ही दरवाजा बंद कर दूंगी। हाँ, ठीक है। तो जलद बादल के लिए। हाँ, अब कोई बच्चा ये कहे मैडम मुझे तो पता ही नहीं इस जलद का मतलब क्या होता है, तो अब वो मतलब तो मैं बिल्कुल भी नहीं सिखा सकती क्योंकि आप इस लेवल पे आ चुके हैं हिंदी में कि मतलब नहीं बताया जा सकता, कॉन्सेप्ट ही समझाया जा सकता है। फिर वो तो पहली दूसरी की मैडम से पढ़ना पड़ेगा कि जल का मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो ये शॉर्टकट समझाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, हमने शब्द को शुरू किया है। शब्द क्या होता है? कोई भी बेसिक जो वर्ण होते हैं, जो मीनिंगफुल होते हैं पैटर्न, वो शब्द कहलाते हैं। तो शब्द को हमने सबसे पहली बार जो डिवाइड किया है, व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द को डिवाइड किया है। तो व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द होता है जो सदियों से किसी के लिए फिक्स होते हैं, जिनके टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो वो रूढ़ शब्द होते हैं। और यौगिक शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलते हैं, जिनके टुकड़े करने पर अर्थ निकलता है, तो वो कौन से होते हैं? वो यौगिक शब्द होते हैं। और योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको हम जब पढ़ते हैं तो कोई तीसरा विशेष अर्थ आपको निकलता है,
तो ये चीज किसके अंदर होता है, योग रूढ़। पंकज भी योग रूढ़ के अंदर चला जाएगा, क्योंकि पंकज कमल के लिए होता है स्पेशल, ठीक है। तो ये भी किसके लिए चला जाएगा, योग रूढ़ शब्दों के लिए। तो क्लियर है यहाँ तक सबको, आगे चलते हैं। आगे है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पे जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन ऐसा टेंशन ना लो, नहीं भी मीनिंग पता होगा तो ऐसा कुछ नहीं, आप एलिमिनेट टेक्निक से क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा शब्द को, ये मतलब आपको इतना तो पता ही होगा। अब देखिए, अर्थ के आधार पे जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के हैं। अर्थ के आधार पे सबसे पहले एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, या विपरीत भी कह सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं है याद करने का। देखिए, अर्थ के आधार पे जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एकार्थी। एकार्थी का मतलब जिसका एक अर्थ ही निकले, जिसका एक ही मतलब निकले। यदि मैं कहूं इसका मतलब क्या होता है तो आप कहोगे मैडम इसका मतलब तो यही होता है। एकार्थी शब्द बेसिकली वही होते हैं जो रूढ़ होते हैं। अब आप कहोगे मैम पेपर में रूढ़ भी आ गया, एकार्थी भी आ गया, तो किसको प्रायोरिटी देके आऊं, तो आप रूढ़ को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो एकार्थी शब्द बेसिकली वही होते हैं जो रूढ़ शब्द होते हैं। एक अर्थी मतलब एक अर्थ वाले, मतलब जिसका एक मतलब निकलता है। एक मतलब कैसे, मैं आपसे पूछूं लोहा क्या होता है, मैंने आपसे पूछा बेटा बताना लोहा क्या होता है, तो आप कहोगे मैम लोहा तो लोहा ही होता है, और क्या होता है, लोहा तो और कुछ भी नहीं होता, लोहा तो लोहा ही होता है। तो मतलब जब किसी शब्द को एक ही मतलब दे रहा हो, आप कितना भी सोचो कि इसका और भी कोई मतलब है ना, एक ही मतलब। जैसे मैं कहूँ दिन क्या होता है, तो आप कहोगे मैडम दिन तो दिन ही होता है, रात तो रात ही होती है, सुबह तो सुबह ही होती है, शाम तो शाम ही होती है। तो कहने का मतलब जब एक शब्द एक ही मतलब को देता है, एक ही बात को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कौन से शब्द होते हैं भाई, वो एकार्थी। तो ध्यान से देखिए, एक अर्थी मतलब एक अर्थ वाले, ठीक है। एक अर्थी मतलब एक अर्थ वाले। जब आप एक अर्थ वाले शब्दों की बात कर रहे हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, एकार्थी शब्द बोलते हैं, जिनको हम बोलेंगे एक अर्थ वाले, ठीक है। तो एक अर्थ वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे भाई, एकार्थी शब्द जो है हम बोलेंगे, ठीक है। तो जिनका एक मतलब, तो बेसिकली जितने भी रूढ़ शब्द होते हैं वो एकार्थी होते हैं। अब आप ये कंफ्यूज मत होना मैम रूढ़ करूं या एकार्थी करूं, दोनों ऑप्शन आएंगे तो आप रूढ़ करेंगे, क्योंकि रूढ़ ज्यादा फेमस है, एकार्थी ज्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। दूसरा है अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब एक से ज्यादा मतलब जिसके निकले, ठीक है। अनेक मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो जिस शब्द के एक से ज्यादा मतलब निकले, एक से अधिक मतलब निकले, तो वो शब्द बच्चे क्या कहलाता है, अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जिसके एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं तो वो शब्द क्या कहलाता है, अनेकार्थी शब्द कहलाता है। कैसे, देखिएगा, मैंने लिखा हार। अब मैं आपसे पूछ रही हूं बताना हार शब्द का क्या मतलब होता है, बताना जब जरा हार शब्द का क्या मतलब होता है। तो आप कहोगे मैम हार, एक तो हार जीत वाली हार हो गई, और एक ये जो गले में पहनने वाला हार हो गया, एक वरमाला वाला हो गया, एक आजकल इलेक्शन में जीतने के बाद पहना देते हैं, एक सम्मान देने के बाद पहना देते हैं। तो कहने का मतलब जब आपने हार शब्द को बोला तो क्या इस हार शब्द ने एक ही मतलब दिया, नहीं, इस हार शब्द ने एक से ज्यादा मतलब दिए। तो जब एक से ज्यादा मतलब ये हार शब्द दे रहा है तो ये कौन सा शब्द हो गया भाई, अनेकार्थी, ठीक है। जब एक से ज्यादा मतलब ये हार शब्द दे रहा है तो ये कौन सा शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, ठीक है। ये कौन सा शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, हार शब्द, ठीक है। हार, जैसे मैंने लिखा आम, आप भी कोशिश किया करो भाई एग्जाम्पल्स क्रिएट करने की। जैसे मैंने लिखा आम, अब मैंने कहा आम, तो आम एक तो खाने वाला आम है, आपका जो फलों का राजा है आम, जब बिल्कुल नया नया आता है तो कितना मजा आता है मैंगो शेक बना के पीने में, वो क्रेज अलग ही होता है। जब वो सस्ते हो जाते हैं और जब वो आम पहली बार इंट्रोड्यूस होता है ना, मतलब उसका मजा अलग ही होता है लेने का। चाहे एक आम लेके मैंगो शेक बनाओ, बट वो फीलिंग ही अलग होती है जब पहली बार आम सीजन के बाद बाजार में दिखता है ना। मुझे नहीं पता कोई कोई ये छोटी छोटी चीजें फील करता है या नहीं करता, मैं करती हूँ। मतलब जैसे ही आम का सीजन खत्म होके जब अगली गर्मी के पास आम आते हैं, मतलब जब बिल्कुल आते हैं, जब वो कहता है कि 40 रुपए का एक आम मिलेगा, 50 रुपए का एक आम मिलेगा, तो मतलब
बाद में तो आपको पता 30-40 रुपए किलो भी हो जाते हैं आखिर तक आते आते आम। बट उस आम को खरीद के जो मैंगो शेक बनाने का मजा होता है, किसी ने फील किया है? मतलब अलग ही होता है, बड़ा मजा आता है वो ओपनिंग सीजन जो होता है आम का। तो आम, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द मतलब जो एक से ज्यादा अर्थ है। तो आम एक खाने वाला आम होता है, एक क्या होता है भाई, आम आदमी होती है, मतलब कॉमन पीपल होते हैं। एक आम आदमी पार्टी होती है, कुछ भी कह दो। तो आम के 3 अर्थ है। सोना, एक तो सोना, कितना सोना है, मतलब वो वाला गोल्ड वाला सोना गोविंदा वाला नहीं, कि कहीं गोविंदा और करिश्मा कपूर का गाना कि सुपर हिट गाना सोना कितना सोना है वो सोचने लगो। ठीक है, एक सोना मतलब जो मुझे बहुत पसंद है, और एक सोना वो भी मुझे बहुत पसंद है तो मतलब समझ रहे हो, एक सोना मतलब गोल्ड, और एक सोना सोना, मुझे दोनों ही चीज बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, तो सोना शब्द के अंदर कौन सा हो गया, ये अनेकार्थी शब्द हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, अनेकार्थी शब्द होते हैं। हाँ, तो ये क्या है, अनेकार्थी, समझ गए। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट होते हैं पर्यायवाची शब्द। अब जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं जो एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कनक है, कनक भी सोना होता है और गेहूं होता है, तो बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। ठीक है, अब है पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द की बात करूं, हम्म, अब बात करें पर्यायवाची शब्द की। हाँ, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, बचपन में पढ़ा होगा, पानी, नीर, जल, अंबू पढ़ा था ना बचपन में, अमृत। तो ये जब हम पढ़ते हैं, मतलब एक शब्द के जो अनेक शब्द होता है जिसको हम पढ़ते हैं, ये क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम, पर्यायवाची और अनेकार्थी में क्या फर्क लग रहा है, हमें तो दोनों बराबर लग रहे हैं, हमें तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, हमें तो पर्यायवाची भी वही लग रहा है मैडम, और अनेकार्थी भी वही लग रहा है। समझना, वही नहीं है। यहाँ पर एक शब्द है, उसके एक से ज्यादा अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ अलग है, ये अर्थ अलग है, और ये अर्थ अलग है। एक शब्द है, एक से ज्यादा अर्थ है, और ये अलग अर्थ है, ये अलग अर्थ है, और ये अलग अर्थ है। ठीक है, बट बेटा यहाँ पे समझिएगा आप, यहाँ पर समझिएगा पर्यायवाची के अंदर, यहाँ पर एक से ज्यादा अर्थ है लेकिन सेम है। मैंने लिखा पानी, तो यहाँ पर लिखा जल, नीर, अंबू। अब ध्यान से देखना, जल भी पानी ही होता है, नीर भी पानी ही होता है, अंबू भी पानी होता है। पर्यायवाची में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ बता रहे हैं, मतलब हम एक से अधिक शब्द बता रहे हैं उसके, भाई सेम, ये इसके सेम होते हैं। तो जब हम सेम शब्द बता रहे हैं तो ये पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, एक से अधिक होंगे लेकिन ये शब्द अलग होगा, ये अलग होगा, मतलब अलग अलग होता है। और यहाँ पर एक से अधिक शब्द होते हैं लेकिन मतलब भी समान होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, पर्यायवाची शब्द बचपन से पढ़े हुए शब्द है, ये कोई पूछता नहीं है पेपर में, वैसे ही बता रही हूँ मैं, ये वाली टाइप तो चैप्टर की फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन मेन तो कंटेंट इसके बाद आएगा। ठीक है, तो पर्यायवाची। अगला है विलोम शब्द। अगला है विलोम, विलोम बताने की जरूरत नहीं है, विपरीत, एंटोनियम जिसको आप बोलते हो, सिनोनियम एंटोनियम, ये वही तो है। तो विपरीत शब्द। अब विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, विपरीत का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट मतलब बोले तो, अपोजिट बोले तो दिन रात, लाभ हानि, गोरा काला, अच्छा बुरा, पास फेल, तो ये सब क्या होते हैं, अपोजिट शब्द है। ठीक है, ये क्या होते हैं, अपोजिट शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। ठीक है भाई, तो अर्थ के आधार पे शब्दों के हमने 4 भेद किए, जिसमें पहला शब्द पड़ा एकार्थी, जो एक अर्थ वाले होते हैं। दूसरा शब्द है अनेकार्थी, जो एक से अधिक अर्थ वाले होते हैं। तीसरा शब्द है पर्यायवाची, जिसके अनेक मतलब एक एक अलग अलग शब्द होते हैं। और एक होता है विलोम, जिसको हम विपरीत शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम विपरीत शब्द भी बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब चलते हैं सबसे मुख्य और सबसे मेजर टाइप पे। क्लियर, चलो।
अब कर लेते हैं शब्द का सबसे मेजर टाइप, सबसे मुख्य जो टाइप है शब्द का, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। स्टार लगा लो 8-10, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, 8-10 स्टार लगा लो इस वाले टाइप पे। बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पे, स्रोत के आधार पे या इतिहास के आधार पे। मतलब उत्पत्ति के आधार पे कह दो, स्रोत के आधार पे कह दो या इतिहास के आधार पे कह दो, शब्द के कितने भाग होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्द के कितने भाग होते हैं, तो शब्द के कितने भाग होते हैं भाई? 5 भाग। ठीक है, शब्द के कितने भाग होते हैं? 5 भाग। अच्छा, आज क्लास बहुत अच्छी लग रही है, चलो जी धन्यवाद। बस आज ही अच्छी लग रही है, ऐसे मत कहा करो। देखो, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पे, मतलब उत्पत्ति के आधार पे पूछे, स्रोत के आधार पे पूछे या इतिहास के आधार पे पूछे कि शब्द के कितने भेद होते हैं, आपसे ऐसा पूछा जाए तो बेटा आप याद रखेंगे कि शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भेद है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और 5वां है, यहां लिख देती हूं, संकर शब्द। देखिए, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे यदि बात करें शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के कितने भेद होते हैं भाई? 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। और कौन सा होता है भाई? संकर शब्द होते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन सा किस तरीके से आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यदि आज की क्लास का मैं बोलूं तो यही वाला सेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है तत्सम। ध्यान से सुनिए, तत्सम मतलब समान बने रहना। अब कहोगे मैडम किसके समान बने रहना, मतलब किसके समान बने रहना, बताओ किसके समान बने रहना। तो आपको पता है जो हमारी संस्कृत है बेसिकली वो कहां से निकली है? हिंदी से निकली है। और सॉरी, जो अपनी हिंदी है वो कहां से निकली है भाई? संस्कृत से निकली है। अब हिंदी जो संस्कृत से निकली है ज्यादातर, तो जो शब्द संस्कृत के समान रहते हैं, तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द एज इट इज हिंदी में प्रयोग होते हैं। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द एज इट इज हिंदी में प्रयोग होते हैं, मतलब जो संस्कृत के शब्द जो के तो, ऐसे के ऐसे, एज इट इज, यूं के यूं प्रयोग हो जाते हैं हिंदी में, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कैसे? मैं एक वाक्य लिख दी हूं, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू भारत की कोकिला थी। मैंने लिखा सरोजनी नायडू भारत की कोकिला थी। ठीक है, मैंने ये शब्द लिख दिया, मैंने ये शब्द लिख दिया। अब देखिए यहां पर ये शब्द है कोकिला, शब्द क्या है? कोकिला। अब ये जो कोकिला शब्द है तो ये संस्कृत का शब्द ना, है तो ये संस्कृत का शब्द, लेकिन एज इट इज ये हिंदी में प्रयोग हुआ है। हिंदी की लाइन में एज इट इज प्रयोग हुआ है, इसको हमने हिंदी की लाइन में कुछ भी बदलाव नहीं किया है। तो जब संस्कृत के शब्द एज इट इज हिंदी में प्रयोग होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। तो ये जो शब्द बन गया, ये क्या बन गया भाई? तत्सम शब्द। लेकिन जब हमने कोकिला का कोयल लिख दिया, जब हमने कोकिला का कोयल लिख दिया, तो वो संस्कृत से परिवर्तन हो गया। वो संस्कृत से किस में परिवर्तन हो गया? हिंदी में परिवर्तन हो गया। तद्भव, तद्भव मतलब रूप का परिवर्तन हो जाना। तो वो संस्कृत से किस में परिवर्तन हो गया? हिंदी में परिवर्तन हो गया। और जब वो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन हुआ तो वो शब्द बन जाता है क्या? तद्भव। भाव मीन्स परिवर्तन होना, उसके रूप में परिवर्तन होना। जैसे मैंने लिखा वधु, अब मैंने वधु शब्द लिखा तो वधु शब्द तो बेटा संस्कृत का शब्द है, लेकिन मैंने बहु लिख दिया।
तो ये आपका हिंदी का शब्द है। तो वधु शब्द तो क्या हो गया अपना, तत्सम हो गया, और बहु शब्द क्या हो गया, तद्भव हो गया। जैसे मैंने अग्नि लिखा, अग्नि, अब अग्नि शब्द है, अग्नि को साक्ष्य मान के जो हम 7 फेरे लेते हैं, सब कहते हैं 7 नहीं होते 4 होते हैं। शादी की वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, मुझे तो ध्यान ही नहीं है, मुझे तो लग रहा है मैंने 7 लिए थे, पर सब कह रहे हैं नहीं नहीं 7 नहीं लेते 4 लेते हैं। एक बार निकाल के देखनी पड़ेगी सीडी दोबारा। देखो अग्नि संस्कृत का है, आग हिंदी का शब्द है, अग्नि संस्कृत का शब्द है, आग हिंदी का शब्द है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये शब्द जो है वो कौन से शब्द है भाई, तत्सम एंड तद्भव। अब इतना आसान नहीं आएगा यहाँ से, असली जो एग्जाम में क्वेश्चन है आपका यहीं से आता है। हर बार आपको कुछ 3-4 शब्द गिवन होंगे और ये पूछा जाएगा निम्न में से कौन से शब्द तत्सम हैं और निम्न में से कौन से शब्द तद्भव हैं। ठीक है, ऐसे आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो देख लीजिए कुछ शब्दों की पूरी लिस्ट मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि तत्सम को कैसे फाइंड आउट करोगे, तद्भव को कैसे फाइंड आउट करोगे, और पेपर में क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे। पेपर में 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, या तो कहेगा तत्सम को तद्भव में बदलिए, तद्भव को तत्सम में बदलिए, या वो ये कहेगा कि 4 शब्द दे देगा, निम्न में से तत्सम कौन सा होता है, निम्न में से तद्भव कौन सा होता है। अब एक लिस्ट है जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है मैं तुम्हें हर चीज परोस के देती हूँ जहां जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, और जो चीज भी मैं पीडीएफ से बताती हूँ, चाहे एक शब्द आपको बताती हूँ, वो पीडीएफ बिल्कुल आपको साथ मिल जाएगी क्लास के बाद। ठीक है, तो क्लास के बाद इस पीडीएफ को ऐड कर दूंगी। आप है ना शॉर्टकट पहचान लीजिए, बस जितना मैं बताऊं ये शॉर्टकट दिमाग में रख लो, बाकी कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अब आप कैसे पहचानोगे, मतलब तत्सम तद्भव को कैसे आप पहचानोगे, वो चीज देख लेते हैं। अब ये सिंपल तो तुम्हें पता ही है, ना ही मुझे बताने की जरूरत, और ये सिंपल बातें आपको पता है। जैसे अग्नि है, वायु है, सूर्य है, पत्र, अग्नि, प्रेम, स्त्री, चंद्र, ये सब कैसे शब्द हैं भाई, तत्सम है। जो आधे अक्षर होते हैं ना, मोस्टली मतलब आधे आधे होते हैं, जो कटे फटे होते हैं, जो आधे अक्षर होते हैं। अनु क्या लिखा, मुझे समझ नहीं आया तुम्हारे ये बात। आधे अक्षर जो मोस्टली होते हैं, जो आधे पाधे कटे फटे अक्षर होते हैं, मोस्टली बता रही हूँ, मोस्टली वो हमेशा, मोस्टली हमेशा नहीं कहूंगी मैं, वो तत्सम होते हैं। ठीक है, तो तद्भव जो रूप परिवर्तन होके आते हैं। चलो पहचान देख लेते हैं, अब नियम देख लो, पहचान देख लो। पहचान सुन लो, जिन शब्दों में आपको अक्षर त्रयज्ञ, ये जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। अभी तो मैं तुम्हें एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगी वर्ण विचार वाला, तुम ये सोचोगे हिंदी ऐसे भी पढ़ी जाती है, जिस चैप्टर को कभी बच्चों ने सीखा ही नहीं है, गलत करते हैं हमेशा, वो चैप्टर तुम जिंदगी में गलत नहीं करोगे। लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगी मैं, संधि और वर्ण विचार लास्ट में पढ़ाती हूँ। देखो, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, ताकि तुम्हारे दिमाग में रखे रहे ऊपर ऊपर ऐसे। देखो, अक्षर त्रयज्ञ ज, अक्षर त्रयज्ञ ज, ये जो संयुक्त शब्द होते हैं, ये जहां भी आ जाते हैं ना संयुक्त व्यंजन, वो हमेशा तत्सम होते हैं। आपको ध्यान रखना है, अक्षर त्रयज्ञ, ये जो 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, आपके 4 संयुक्त व्यंजन कह सकते हो, ये जहां भी आते हैं, ये जहां भी आते हैं बेटा, तो आपको ध्यान रखना है, ये जहां भी आएंगे वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा तत्सम शब्द होगा। वो हमेशा क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। क्या ध्यान रखेंगे, वो हमेशा तत्सम शब्द होगा। ठीक है, कैसा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। लेकिन यदि इनको तद्भव रूप देना हो, मान ले यही शब्द लिखे हो और आपको तद्भव रूप देना है, तो ये किस में बदल जाएंगे, ये अक्षर जो अक्षर है जैसे, वो तो आपका ख में बदल जाएगा, जो त्रय अक्षर है वो आपका छ में बदल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी हम तत्सम से तद्भव लाते हैं, तो जो अक्षर अक्षर होता है, मान ले वो कहे तत्सम से तद्भव रूप चेंज करो, तो अब जो शीर शब्द है, देखो शीर, ये तो क्या है, तत्सम है। लेकिन जब इसका तद्भव रूप लिखेंगे, तो ये जो अक्षर होता है, अक्षर बोलते हो आप, ये ख में बदल जाता है। ये किस में बदल जाता है, ख में बदल जाता है। तो अक्षर ख, तो शीर खीर, कुछ भी कह सकते हो, अक्षर अक्षर, तो ये तो क्या हो गया आपका, तद्भव रूप हो गया। ये क्या होगा, तत्सम रूप होगा। क्षेत्र खेत, क्षेत्र खेत, तो ये खेत, ये क्षेत्र। ठीक है, परीक्षा परीक्षा, अब ये मत सोचना ये परीक्षा तो बेकार सा लग रहा है, ये परीक्षा तो बेकार सा लग रहा है, लेकिन ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्दों में जब ये अक्षर त्रय होते हैं, जब इनको हम तद्भव में बदलते हैं, तो अक्षर ख में परिवर्तित हो जाता है और त्रय जय में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो शीर, अक्षर, क्षेत्र, परीक्षा, तो ये सारे शब्द क्या है, आपको ध्यान रखने हैं। जैसे दक्षिण, दाहिना, मक्षिका, मक्खी,
अक्षौट, ये एस्टेट में पिछली बार क्वेश्चन ये आया हुआ था, ठीक है। अक्षौट शब्द का तद्भव रूप पूछा हुआ था, अक्षौट शब्द का तद्भव रूप पूछा हुआ था आपसे, तो तद्भव रूप बनेगा इसका अखरोट, ठीक है। तद्भव रूप क्या बनेगा इसका? अखरोट, ठीक है। या ये क्वेश्चन ऐसे था शायद, अक्षौत शब्द में कौन सा समास है, कौन सा शब्द है, यह ऐसे पूछा हुआ था, तो ये भी आपको क्या है ध्यान रखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? पहला रूल क्लियर हुआ कि अक्षर त्रैज्ञ जहां भी आ जाए तो वो तत्सम होते हैं। बस आपको आंख बंद करके जिस शब्द में अक्षर त्रैज्ञ दिखे तो आप ये समझ लेना वो कैसा रूप होता है, वो आपका तत्सम रूप होता है, ठीक है। क्लास चल रही है भाई? देखो बेटा, मेरी तरफ से ना क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से क्लास बिल्कुल ओके चल रही है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है क्लास के चलने में। वो जिनको लग रहा है ना क्लास रुक रही है, तो आपको पता है आजकल बारिश का मौसम है, तो वो आपके घर का, आपका जो पर्सनल नेटवर्क है ना, उसके अंदर दिक्कत है, मैंने चेक कर ली है। मेरी तरफ से क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी क्लास रुक रही है वो जब ये क्लास सेव हो जाएगी उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। तो लाइव है, शायद आपको आपके नेटवर्क में इशू होगी, मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है। हाँ, अगला है, जब आपको वाक्य में वह शब्द मिलता है, ज्यादातर जो वह शब्द होता है, तो वह शब्द ज्यादातर तत्सम के अंदर आता है, और उस वह का जो बैब होता है, बै बै बकरी वाला, ये वह वानर वाला, तो बै बकरी वाला जो होता है वो हमेशा तद्भव शब्दों में आता है, ठीक है। वो हमेशा किस में आता है? तद्भव शब्दों के अंदर आता है। जैसे वणिक है, तो वणिक तो आपका तत्सम शब्द है, लेकिन जो बढ़िया है वो तद्भव है। विवाह आपको पता है, ब्याह, विवाह का क्या होता है? ब्याह। वर्षा बरसात, उद्वर्तन उबटन, उद्वर्तन उबटन, वधु बहू, तो ये जो शब्द होते हैं वह वाले शब्द ज्यादातर तत्सम के अंदर आते हैं, और जो बै वाले शब्द होते हैं, बै वाले जो शब्द होते हैं वो ज्यादातर तद्भव में आते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर तद्भव में आते हैं। अगला जो ये शय होता है, जिसको दोए वाला शय बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं दोक्के वाला शय, कुछ कुछ बोल देते हैं, कुछ कुछ बोल देते हैं, जो जी में आए वो बोलो, ठीक है। ये जो शय होता है, जिसको दो वाला शय बोल देते हो आप, तो ये जो शय होता है ये हमेशा तद्भव रूप में स होता है, ठीक है। तो ये वाला जो शय होगा ये ज्यादातर तत्सम रूप के अंदर होता है, और ये जो स होता है ये ज्यादातर तद्भव रूप के अंदर होता है, ठीक है। जैसे शामल है, तो शामल को बोलेंगे बेटा सांवला, शामल को बोलेंगे सांवला। दर्शन पेपर में आ चुका है, एस्टेट 2018 के पेपर में आ चुका है। दर्शन, दर्शन को हम ऐसे लिखते हैं दर्शन। अब किसी को देखने में गलत लग रहा है, क्योंकि हमें तो दर्शन ऐसे पढ़ने की आदत है ना हमेशा, क्योंकि ये संस्कृत का एज इट इज हिंदी में प्रयोग हो रहा है, तत्सम शब्द यूज हो रहा है हिंदी में, दर्शन। लेकिन जब दर्शन का तद्भव रूप पूछा जाए तो इसकी शुद्ध ऐसे ही होगा, दर्शन। तो इसको ये मत सोचना कि ये गलत है, ये तद्भव रूप है, लेकिन ये प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में आपको पता है ये वाला दर्शन है, तभी तो तत्सम रूप प्रचलन है ना। तो तत्सम रूप प्रचलन है कुछ शब्दों का। आशीष, आशीष, अब ये आशीष ही हमारा शुद्ध माना जाता है, शुद्ध अशुद्ध अलग से बताऊंगी, यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, लेकिन जब तत्सम से तद्भव बदले तो आप ये मत सोचना ये तो गलत सा लग रहा है। और मैंने वही शब्द बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आगे भी आ सकते हैं और जो पीछे भी आए हैं, ठीक है। मैं हमेशा उन्हीं शब्दों पे काम करती हूँ। अब ये री ऋषि वाला जो होता है, री ऋषि वाला, ये भी ज्यादातर तत्सम के अंदर होते हैं। जो री ऋषि वाले शब्द होते हैं वो तत्सम के अंदर होते हैं। राजपुत्र, रात्रि, ठीक है, ये तत्सम के अंदर होते हैं। तो राजपुत्र का ये ज्यादातर है ना तत्सम के अंदर होते हैं। श्रृंगार, श्रृंगार को ऐसे लिखेंगे श्रृंगार तद्भव में। भ्रातृ भार्या, भार्या। दृष्टि, दिठी, ये नया शब्द है, इसको याद कर लो, ये D++ में पूछा गया था। दृष्टि शब्द का तद्भव रूप बताइए, दृष्टि शब्द का तद्भव रूप बताइए, तो दिठी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दृष्टि शब्द का तद्भव रूप बताइए तो दृठी, ठीक है, तो दिठी बोलते हैं इसको, तो दृष्टि का दिठी। क्लियर, तो याद रखेंगे। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी भी ध्यान रखना, वैसे तो शुद्ध मैं दोबारा बताऊंगी। ऐसे कई बच्चे हैं ना ये लगा देते हैं, ये नहीं लगानी होती श्रृंगार में, ठीक है, ये नहीं लगाना होता, तो ये ध्यान रखेंगे श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी। अब विसर्ग का तत्सम क्या होता है?
मतलब जो विसर्ग वाले शब्द होते हैं, विसर्ग जिनके पीछे विसर्ग लगा होता है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, विसर्ग वाले शब्द तो संस्कृत के होते हैं, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं तो वो तत्सम होते हैं। ठीक है, विसर्ग वाले शब्द संस्कृत के होते हैं और जो संस्कृत के होते हैं वो तत्सम होते हैं। ठीक है, तो विसर्ग वाले शब्द संस्कृत के होते हैं और जो संस्कृत के होते हैं वो कौन से होते हैं भाई, तत्सम होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक तद्भव तत्सम की पहचान। अब देखिए, जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं, चंद्र बिंदु वाले शब्द, ये जिन पे चांद बिंदु होता है, ये दो होते हैं, एक खाली बिंदी होता है, एक खाली बिंदी होता है, एक चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, डिफरेंस समझ लेना। एक खाली बिंदी होता है, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और इसको बोलते हैं अनुनासिक। वर्ण वाले चैप्टर में समझाऊंगी ये सारी बातें तो, बट यहाँ के लिए इतना ही ध्यान रखना, यहाँ के लिए बच्चों की तरह याद रखना, जो खाली बिंदी वाला शब्द होता है ये तो तत्सम होता है, ये तत्सम होता है, जैसे अंक। ठीक है, और जो चंद्र बिंदु वाला शब्द होता है, जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं बेटा वो तद्भव होते हैं। ठीक है, जो खाली बिंदी वाला होता है वो तत्सम होता है, और जो चंद्र बिंदु वाला शब्द होता है वो क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है, जो चंद्र बिंदु वाला शब्द होता है वो तद्भव होता है। पता कहने की जरूरत नहीं है, जो चीज पीडीएफ से खास बताऊंगी वो पीडीएफ आपको क्लास के साथ मिलेगी। ठीक है ना, तो उसकी आप टेंशन ना लिया करो। तो चंद्र बिंदु जैसे गेहूं, मुंह, गांव, आंख, कुंवर, तो ये सारे के सारे कौन से हो गए भाई, तद्भव शब्द हो गए। मीन्स जिसके अंदर चंद्र बिंदु होता है तो आपको ध्यान रखना है वो सारे के सारे कौन से शब्द हो गए भाई, तद्भव शब्द है। ठीक है, वो सारे कौन से शब्द हैं, तद्भव शब्द होंगे। क्लियर। आधा रह वाले जितने भी शब्द होते हैं, जिनके आधा रह होता है, ठीक है, आधा रह वाले जितने भी शब्द होते हैं, आधा रह वाले, ये कोई किताब नहीं है और ना ही ये शब्द आपको किसी किताब में ऐसे लिखे मिलेंगे। ये मैंने बहुत जगह से कलेक्ट करे हैं, बहुत पेपरों से कलेक्ट कर रखे हैं। किताब में मत ढूंढना, ना ही आपको किताब में ये रूल तक नहीं मिलेंगे आपको कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये मैंने अपना क्रिएट किया है कंटेंट आपको समझाने के लिए, तो यही पीडीएफ आपकी किताब है। तो रह, जब आधा रह आपको आ जाता है तो वो तत्सम होता है। ठीक है, आधा रह जब आपको आ जाता है तो ये तत्सम होता है। जैसे अमृत है, सूर्य है, अनार्य है, ग्रंथि है, प्रस्तर है। आधा रह मतलब जो ये नीचे वाला रह होता है, आधा रह जब आपको आ जाता है किसी भी तरीके से, अनार्य, प्रस्तर, मतलब रह शब्द, ये जो सूर्य है, ऊपर नीचे वाला जो रह आता है आधा पूरा, तो ये रह बेसिकली किसके अंदर आ जाते हैं, ये रह जो आ जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये किसके अंदर आते हैं भाई, ये आपके तत्सम शब्दों के अंदर आते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं, तत्सम शब्दों के अंदर आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, तत्सम शब्दों के अंदर। क्लियर। यह जो है जय में चेंज हो जाता है। जो यह वाले होते हैं ज्यादातर ये तत्सम में होते हैं, और जो जय वाले होते हैं ये ज्यादातर तद्भव में होते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर तद्भव में होते हैं। जैसे युग, जुग, षष्ठ, छठ, युग, जुग, षष्ठ, छठ। ठीक है, तो ये चीज मोनिका, संज्ञा के ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगी, बिल्कुल छोटी सी, अभी कल संज्ञा वाले चैप्टर के नीचे ही उस वीडियो को डालूंगी, बिल्कुल 5 मिनट की। उसमें आपको कुछ यूनिक संज्ञा के शब्द बताऊंगी, तो वो सारे आपके क्लियर कर दूंगी। ठीक है, देखो, हाँ बिल्कुल 5 मिनट की एक वीडियो है, उसको ना संज्ञा के चैप्टर के बिल्कुल नीचे ऐड करूंगी 1-2 दिन में। उसमें कुछ नए नए शब्द मेरे को मिले हैं, वो आपको बताऊंगी। तो युग, जुग, षष्ठ, छठा, तो ये आपको ध्यान रखना है, यह जय में बदल जाता है। और ये जो षटकोण वाला शय है इसको हम कई बार छय में भी बदल देते हैं। तो इस तरीके से ये वाले हैं तत्सम होते हैं और ये वाले क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। ठीक है, जहां अणय आए, ये होता है ना अणय खाली, बचपन से बोलते हो अणय खाली, अणय जहां आता है ये तत्सम होता है। ठीक है, जहां पर ये अणय खाली आता है तो यहाँ पर ये तत्सम शब्द होता है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, तत्सम, और अणय का जो न हो जाता है वो तद्भव रूप हो जाता है। अणय का न हो जाता है वो तद्भव रूप हो जाता है। निशा ये तद्भव में जाएगा। लक्ष्मण, लखन, उर्ण, ऊन, तृण, तिनका, त्रिगुण, तिनका, तो ये आपको ध्यान रखना, त्रय अणय वाले जो शब्द होते हैं ये हमेशा तत्सम के अंदर जाते हैं।
ठीक है, ये हमेशा तत्सम के अंदर जाते हैं। नरेंद्र आगे क्लास देखो, ये आज की क्लास में क्वेश्चन अब भी आएगा। ठीक है, ये मैंने टॉपिक पढ़ाया है, पूरा तो होने दे टॉपिक, आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा। अंगरक्षक, अंगरखा, क्षेत्र, खेत, अज्ञान, अनजान, चरित्र का आया था एक बार पेपर में, चरित्र का तद्भव रूप चरित, चरित्र का तद्भव रूप चरित। ठीक है, ठीक है, चरित्र का तद्भव रूप चरित। तो ये था तत्सम तद्भव को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक कि किन शब्दों से आप तत्सम और तद्भव को आइडेंटिफाई करेंगे। और ये कुछ मैंने शब्द लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पीडीएफ आपके साथ अटैच हो जाएगी, इन शब्दों को आप पढ़ लीजिएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनसे बाहर आपको तत्सम तद्भव नहीं जाने वाला है। लेकिन दिमाग लगा के, है ना, दिद्दा लगा के 2 मिनट के लिए इस पीडीएफ को पढ़ लेना, कहीं पढ़ो ही ना इसको। ठीक है, मैं जोड़ दूंगी रात को इसको इस वीडियो के साथ में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर आ गए हैं आपके, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द आपको तत्सम तद्भव में कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, और सॉरी, गोधूम जो शब्द होता है, एक बच्चा पूछ रहा था गोधूम, गोधूम शब्द तद्भव तत्सम होता है, गेहूं के लिए यूज होता है शायद ये शब्द। गोधूम तत्सम होता है, गेहूं उसका तद्भव रूप होता है। ठीक है, तो ये जो सारे शब्द हैं ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनसे बाहर आपका तत्सम तद्भव का कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। तो ये जो सारे शब्द हैं एक बार आपको पढ़ने जरूर हैं, क्या समझे, एक बार आपको पढ़ने जरूर है। इस पीडीएफ को हर एक बच्चा पढ़ेगा जरूर। हाँ, क्लियर, चलो आगे चलते हैं। मैं जो तुम्हें चीजें बना के देती हूँ ना, तुम्हें नहीं पता कितना कितना सोच के बनाती हूँ, इतना सोच के कि तुम्हारा क्वेश्चन रहे ही ना, मतलब बहुत सोचती हूँ मैं। चलो आगे चलते हैं। चलो यहाँ जाते हैं वापस। तो मुझे नहीं लगता अब तत्सम तद्भव में तुम्हें कोई डाउट रहेगा, और एक बार वो सारे शब्द रीड करने के बाद तो बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। अब ये मत पूछना इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। जो ये पीडीएफ दे रखी है ना, इसमें सारे शब्द हैं, सारे आ जाएंगे, आज तक जितने पेपरों में आ रहे हैं A to Z शब्द मिलेंगे। ठीक है, हाँ, अभी एक एक बच्चा एक एक शब्द मत लिखना, किसी का रिप्लाई नहीं करूंगी, फिर कहोगे मैम रिप्लाई नहीं कर रहे, फिर तो क्लास वो शब्द ही बताने में चली जाएगी। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दिया, इंपॉर्टेंट शब्द बता दिए हैं, अब मैंने तुम्हें 50 शब्द दे दिए हैं, उनसे बाहर शब्द नहीं आएगा, बस उनको पढ़ लेना, सारे आंसर्स तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। क्लियर हुआ भाई, तत्सम तद्भव क्लियर हुआ, तत्सम और तद्भव तुम्हें क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे होते हैं देशज शब्द। अगला जो टाइप है वो है अपना देशज। अब देशज शब्द कौन से होते हैं, अब देशज शब्द कौन से होते हैं, अब मैं तुम्हें पिटाई करूंगी, त्रिगुण पूछ रही है, हद है, इसमें त्रय आ गया, त्रय, अभी तो बताया त्रय वाले तत्सम होते हैं, मैं बताऊंगी तुम्हें, अब मत पूछना कोई भी, एक भी नहीं बताऊंगी अब, जब कहा पढ़ लियो। तुम है ना बाज नहीं आते वैसे अपनी हरकतों से, ये बात सच है। चलो आगे, हाँ, देशज, देशज शब्द कौन से होते हैं, देशज का मतलब अपने देश के। अब अपने देश का मतलब भारत के नहीं, हम हैं हरियाणा के, तो अपने देश का मतलब हरियाणा के। तो कहने का मतलब तुम जहां के भी हो, गुजरात के, पंजाब के, राजस्थान के, जहां के भी बच्चे हो, देशज शब्द का मतलब वो होता है जो अपनी बोलियों से निकली होती है। एक भाषा होती है ना जो वाइड लेवल पर बोली जाती है, एक बोली होती है, क्या होती है, बोली, बोली जो एक लिमिटेड एरिया के अंदर बोली जाती है। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो देशज शब्द होता है, देशज, तो देशज का मतलब क्या होता है, देशज का मतलब होता है अपने देश के शब्द। इसका मतलब अपनी बोलियों से जो शब्द बने होते हैं, जो अपनी भाषाओं से शब्द बने होते हैं, हाँ, जो अपनी बोलियों से बने हैं, अपनी भाषाओं से शब्द बने हैं, तो वो कौन सा होता है, वो देशज शब्द होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, देशज शब्द होते हैं। तो जो अपनी बोलियों से, अब अपनी बोलियों का मतलब जो भाई खुद निकले हैं, मतलब किसी ने कुछ, जैसे मैं कहूँ चले छोरी लुटिया लिया, अब वो जो लुटिया शब्द है किसी भाषा में नहीं लिखा, वो हमारी दादी नानी ने बोल दिया और हमने सुन लिया। ठीक है, तो फित्ता लिया, जूता लिया, लुटिया लिया, माचिस लिया, डिबिया लिया, भैंस का काटड़ा, तो ये काटड़ा काटड़ी किसी भाषा में थोड़ी ना है, ये यूं ही अपने अपने बना रखे हैं सबने, अपने लॉजिक, अपने शब्द, अपना सब कुछ। तो भाई जो ये अपने लॉजिक बनाते हैं लोग, जिनका कोई आउटपुट नहीं होता, मतलब अपने मजे वाले शब्द हैं भाई, जो मतलब आप बनाते हो बटेऊ, अब ये बटेऊ किसी भाषा में थोड़ी ना लिखा है, ये हरियाणा वालों ने प्रधान बना रखा है जिज्जे फूफे को, बटेऊ आ गया, बटेऊ आ गया, बटेऊ ना हुआ सुरमेदानी हो गया खुदा का। ठीक है, पुराने जमाने में जब बटेऊ घर में आता था,
लड़की को लेने। लड़की बेचारी शर्माती पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती थी कि अरे मतलब भाई बटेऊ आ रहा है छोरी को लेने। छोरी शर्माती शर्माती कहाँ कहाँ घूमती रहती थी बेचारी। पुराने जमाने में ऐसा होता था जब बटेऊ आता था, और आज के जमाने में बटेऊ आ गया, छोरी क्या करती है, मम्मी इसको ये पसंद नहीं है, मम्मी ये वाली सब्जी नहीं खाता, मम्मी इसमें तरी कम कर देना, अरे मम्मी इसको तो ऐसी सब्जी पसंद है, ये मीठा तो पीता ही नहीं चाय में, इसको ये मत दियो, इसको ये मत दियो। आजकल लड़की ऐसे करती है, बता है। तो जमाना बदल गया। हाँ, तो अब देख लो कुछ शब्द मैं देशज बता देती हूँ। कुछ देशज शब्द हैं जैसे चुटकी, ठठेरा, ठठेरा, चुटकी। बाप, पिता होता है, बाप थोड़ी ना होता, बाप तो हमने खुद बना रखा है। बाप आजकल हमारे बच्चे हमारे बाप बन रहे हैं, तो ये बाप तो हमने खुद बना रखे हैं भाई, तो पिता होता है हमारा। तो खिड़की, जूता, खिचड़ी, भिंडी, पिल्ला, पिल्ला जो छोटा सा पिल्ला होता है, तो पिल्ला हम ही बोलते हैं। और मतलब खराटा, चाट। तो ये सारे शब्द कैसे होते हैं भाई, ये सारे शब्द कैसे होते हैं, ये सारे शब्द होते हैं देशज शब्द, ठीक है। कुछ भी आप कर दो, पगड़ी वगड़ी, गड़बड़, गड़बड़ घोटाला चल रहा है, गड़बड़ घोटाला किसी ने थोड़ी ना निकाला है, खुद ही निकाल रखे हैं। खटिया, तो कुछ भी मतलब शब्द हैं, ये सारे के सारे कौन से हो गए भाई, ये सारे के सारे जो हम नेचुरल बोलते हैं, जो हमारी दादी नानी बोला करती, तो वो जो शब्द हो गए वो सारे के सारे कौन से हो गए भाई, देशज शब्द। वो सारे कौन से हो गए, देशज शब्द, ठीक है। आगे आ जाते हैं विदेशज शब्दों पे, आगे आ जाते हैं विदेशज शब्दों पे। अब विदेशज का मतलब क्या होता है, विदेशी। अब इसका मतलब जो देखो हम जिस जनरेशन में है ना, हमें हर शब्द ऐसे लगता है जैसे ये हिंदी का है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है हमें हर शब्द कैसे लगता है कि भाई सारे के सारे शब्द हिंदी के हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन ऐसी है, हमारी जनरेशन ऐसी है, हमें सारे के सारे शब्द किसके लगते हैं भाई, हिंदी के लगते हैं, क्योंकि हम ऐसी जनरेशन में रहते हैं। लेकिन जो हमारे दादा नाना हैं, आप उनसे पूछो, वो बिल्कुल बताएंगे कि ये उर्दू का है, ये अरे अब डट जाओ, गणे खटिया खटिया हो रहे हो, टिक जाओ, बहुत एग्जाम्पल हो गए। चलो फिर गाना याद आ गया मेरे को, कौन सी फिल्म थी, राजा बाबू। चलो आगे। विदेशज। अब विदेशज का मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं से होते हैं, तो वो शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं। तो अलग अलग भाषाओं से हिंदी में निकले हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, विदेशज। अब देखो देयर इज अ नो शॉर्टकट, देखो शब्द तो बहुत सारे हैं, शब्द तो बहुत सारे हैं ना बेटा। अब आप कितने शब्द याद करोगे, तो कितने याद करने की जरूरत नहीं। जो मैंने इस पीडीएफ में शब्द बनाए हैं ना, यहाँ पर कुछ समझाने के लिए और पीछे कुछ प्रैक्टिस के लिए, बस ये शब्द कर लेना, पेपर में इनमें से आपको शब्द मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे तो हजारों शब्द है, कितने लर्न करोगे, लेकिन हमें पता है एग्जामिनर का माइंड कितना होता है और क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपने कोर्स लेके एक बहुत बड़ा मतलब वो कर लिया कि अपनी मेहनत सारी बचा ली है, सारी मेहनत हम करेंगे, आपको पका पकाया बस पढ़ना है, ठीक है। तो जितना मैं इसमें शब्द आपको दे रही हूँ बस आप इनको कर लेना। अब देखिए ये दोनों ही मोनिका जाति में आएंगे वैसे। अब देखिए विदेशज शब्द की यदि बात करूं, तो विदेशज तो इसमें बहुत बहुत भाषाओं के हैं। जैसे सबसे पहले अरबी के शब्द ले लेते हैं, अरबी भाषा के। अरबी भाषा में जैसे अल्लाह, अरबी भाषा के शब्द वैसे मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मतलब मुझे पर्सनली अरबी मतलब उर्दू, अरबी मतलब उर्दू होती है, तो इस भाषा के शब्द बेसिकली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आई रियली लाइक द वर्ड्स, पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं। देखो अल्लाह है ना, ईमान, ताकत, अजीब, मुकदमा, औरत, हैजा, इसमें अब ध्यान देने वाले जो शब्द हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एक बच्चा पूछ रहा था और मैंने कहा था आज की क्लास में आ जाएगा, तुम चैप्टर खत्म होने देते, चैन है नहीं तुम्हें। किताब, कुर्सी, ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखने में तुम्हें लग रहा है हिंदी जैसे शब्द हैं, लेकिन ये अरबी के शब्द हैं, ठीक है। ये अरबी के शब्द हैं, जैसे दलील, शराब, मुकदमा, दवा, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, दवा आ सकता है पेपर में। कीमत, कानून, अजब, अजीब, ये जो शब्द हैं सारे, ये कैसे शब्द हैं, अरबी के शब्द हैं, ठीक है। ये कैसे शब्द हैं, अरबी के शब्द हैं। आगे हैं फारसी के शब्द। फारसी में कौन से शब्द हैं, जैसे शादी, शादी करके फंस गया, फारसी के शब्द हैं ये। वैसे मैंने ना कई बार मैं मूड में होती हूँ, पिछली क्लास में शायद जिन्होंने हिंदी बैच लिया होगा तो आपका पता होगा, जब मैंने शब्दों वाला चैप्टर पढ़ाया और तो हर शब्द के ऊपर गाना सुनाया था। जब हमने शायद वो वाला चैप्टर पढ़ा था लिंग वचन वाला, तब भी हमने बहुत सारे शब्दों पे गाने गाने गा के क्लास पढ़ी थी। कभी कभी इंटरटेन मूड होता है, ठीक है। तो शादी, मजदूर, मसाला, क्या मसाला है, मेहमान, गुलाब, खामोश, है ना शत्रुघ्न का डायलॉग, खामोश, जहर, जहर ही ला दे, जानवर, जानवर हो गया, जलेबी भाई जलेबी, ठीक है। जंजीर,
अमिताभ बच्चन फिल्म जंजीर। तो ये सब कौन से हैं भाई, फारसी के शब्द हैं। ये सब कौन से हैं, फारसी के शब्द हैं। तुर्की, भाई तुर्की वालों को कोई काम नहीं है, ये काट ले और मतलब मारने मुरने के काम में लगे हुए तुर्की वाले। ध्यान से देखो, इन्होंने चीजें ऐसे बनानी है, या तो मारने वाली, तबाह करने वाली, काटने वाली। कैंची, चाकू, तोब, बारूद, दरोगा, बीवी। अब बीवी कौन सा मारने वालों में से कम है, ये चुटकुलों में है, लेकिन असली में ऐसा कुछ नहीं होता। ये मुझे दुनिया के वाहियात तो चुटकुले लगते हैं जो औरतों के ऊपर बनते हैं, पता नहीं ऐसे दिखा देते हैं चुटकुलों में। अरे भाई इन्वर्टर भूल गया। हम्म, आज लाइट नहीं है, सुबह से इन्वर्टर बोल गया। यदि ऐसा, आपको पता है कल रात से बारिश चल रही है कंटिन्यू, कल रात से ही लाइट नहीं है, तो ऐसा ना हो जाए कि 3 बजे से क्लास ही ना लगे आपकी। पर होप सो लाइट आ जाएगी, इन्वर्टर रहेगा मेरे घर, वैसे डबल बैटरी है इस रूम में तो रहता है, जाता नहीं है कहीं भी। बट कुछ ऐसा मान ले हो गया तो आपकी वहाँ जो जहाँ स्ट्रीम लगी है वहां पर मेंशन कर दिया जाएगा क्लास के बारे में। फोन कर करके मत पागल बनाना, क्लास आ गई, क्लास नहीं आई, क्लास नहीं आई, क्योंकि तुम बच्चे नहीं हो। मैं जो कुछ चेंज होता है तो वहां लिख देती हूँ बच्चों की तरह, ठीक है, और टेलीग्राम पर भी डाल देती हूँ। पर वैसे अभी तो 2 घंटे हैं ना, अभी तो हैं 2 घंटे, आ जाएगी लाइट तो क्लास तो होंगी। आपको पता है मैं कभी क्लास कैंसिल नहीं करती। और एस्टेट में तो बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, मैं अकेली भी तुम्हें पढ़ा के पास करवा दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एस्टेट की। हाँ, अब ये जो बीवियों पे जो जोक बनाते हैं, ये दुनिया के वाहियात जोक होते हैं। जैसे बीवी भी भाई गोला बारूद जैसी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता, हमारी संस्कृति में तो उल्टा है। लोग कहते हैं कि आदमी बीवी से डरते हैं, भाई मैं तो अपने पति से डरती हूँ। मतलब हमारे में तो वो नहीं है ऊंची जुबान में बात करने वाला ट्रेंड। पता नहीं लोग कैसे चुटकुले बना देते हैं तो मुझे ये चुटकुले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और ऐसा रियलिटी में कहीं नहीं होता, हमारी संस्कृति में कहीं नहीं। हम अपने पतियों के ऊपर इतने जबरदस्त तरीके से डोमिनेट करते हैं कोई। भाई हमारी संस्कृति तो आज भी कहती है औरत चाहे आदमी से 10 गुना ज्यादा कमा रही हो, बट आदमी आदमी, औरत औरत है मतलब ये नहीं है कि मैं जेंडर बाइसिस की बात कर रही हूँ, बट हमारे कल्चर में तो एक रिस्पेक्ट है मतलब हस्बैंड की। आई डोंट नो व्हाई ये ऐसे ऐसे चुटकुले बना देते हैं कि औरत को देख के आदमी बिग्गी बिल्ली बन गया, कुछ ऐसा होता है, मुझे तो लगता नहीं रियल लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन भाई यहाँ ये कह रहा है कि बीबी भी इन्हीं में से है, कैची तो बारूद गोले में से, ठीक है, तो याद कर लो। चीनी, चीनी के शब्द हैं चाइनीज। चाइनीज क्या है, चाइनीज ने उल्टी सीधी चीजें देते हैं। चाय, चीनी, खैर हम चाय के दीवाने हैं वैसे। चाय, चीनी, लीची, सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, चीकू, कीचड़, तो ये सब क्या है, चीनी भाषा के शब्द हैं। ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं। डिब्बा पुर्तगाली भाषा के हैं। अलमारी, अलमारी भी पुर्तगाली भाषा के हैं, ठीक है। बाल्टी, ये जो डेली यूज के शब्द होते हैं, ये डिब्बा, बाल्टी, अलमारी, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ठीक है। हाँ, ये क्या है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। क्लियर भाई, तो ऐसे है विदेशी शब्द, और पीछे मैंने बहुत सारे शब्द दे रखे हैं। तुम्हें मेरी शक्ल तो दिख रही होगी, क्योंकि सारी लाइट बंद है कमरे की, एक भी लाइट खुली नहीं है, एक भी तो मेरी शक्ल दिख रही होगी ना, कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल अंधेरे में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मेरा एक अलग सोच है। मुझे ये मैटर नहीं करता कि मुझे अच्छा दिखना है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मुझे मैटर करता है कि तुम्हें बोर्ड अच्छा दिखना चाहिए। सिर्फ अब इस रूम में बोर्ड चालू है और कैमरा चालू है, बाकी पूरी लाइटें बंद है ना। चलो कोई बात नहीं। संकर शब्द, संकर शब्द कौन से होते हैं, संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं से बनते हैं। मतलब जो दो भाषाओं से बनते हैं वो संकर शब्द होते हैं, जो दो भाषाओं से बनते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, तो रेल इंग्लिश का वर्ड है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो रेलगाड़ी। हाफ बाजू, हाफ हाफ बाजू की शर्ट बोलते हैं ना आप, तो हाफ इंग्लिश वर्ड है, बाजू आपका ये अरबी वाला साइड का वर्ड है। डबल रोटी, टिकट घर, तो ये सब संकर शब्द होते हैं जो डबल भाषाओं से मिलके बनते हैं, ठीक है। जो दो भाषाओं से मिलके बनते हैं तो ये कौन से शब्द होते हैं भाई, संकर शब्द होते हैं। ये कौन से शब्द होते हैं, संकर शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो ये 5 प्रकार के शब्द, और उस पीडीएफ में पीछे मैंने और भी बहुत सारे शब्द डाले हुए हैं, मतलब आप पढ़ लेना ऑप्शन में, ठीक है। क्लियर, आपको एक शब्द दे देंगे, पूछेंगे किस भाषा का, तो जो मैं शब्द बता रही हूँ बस इनको रीड आउट कर लेना, ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है। क्लियर हुआ भाई, उत्पत्ति के आधार पे। एंड द लास्ट है प्रयोग के आधार पे। लास्ट है व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, ये लास्ट है आज की क्लास का। व्याकरण की दृष्टि से, या आप कह दो प्रयोग के आधार पे, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से कह दो या प्रयोग के आधार पे कह दो, जो शब्द हैं वो 2 प्रकार से पढ़ते हैं हम, विकारी और अविकारी।
ठीक है। व्याकरण के आधार पे या प्रयोग के आधार पे यदि हम शब्द की बात करें तो बेटा दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। और मुझे लगता है ये मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन के अनुसार, क्रिया के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, मतलब जो शब्द परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे राम जाता है, सीता जाती है, तो जाता जाती मतलब चेंज हो जाते हैं जो शब्द, वो तो विकारी होते हैं। लेकिन जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता वो अविकारी शब्द होते हैं, तो विकारी शब्द 4 हैं, अविकारी भी 4 हैं। तो विकारी 4 हैं, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और ये चारों चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये विकारी शब्द होते हैं और ये सारे के सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण, इसको हम कल पढ़ेंगे। अव्यय या अविकारी शब्द, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक है। अविकारी शब्द 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अविकारी शब्द? 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये क्लास हम कल पढ़ेंगे, अवयव या अविकारी शब्द। तो कल का टॉपिक अपना यही होगा, उसमें हम वाच्य, अवयव या अविकारी को डिस्कस करेंगे। तो अविकारी शब्द 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। विकारी शब्द भी 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इनमें परिवर्तन आता रहता है संज्ञा लिंग वचन के अनुसार, इनमें परिवर्तन नहीं आता है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, वह धीरे चलता है, सीता धीरे चलती है, वे धीरे चलते हैं। तो चलता, चलती, ये वे सब चेंज हो रहा है, लेकिन धीरे शब्द बीच में परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये होते हैं अविकारी और ये होते हैं विकारी। तो व्याकरण की दृष्टि से ये जो है 2 प्रकार से होते हैं, विकारी और अविकारी, और आगे इनके 4 टाइप होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे इनके 4 टाइप होते हैं। तो ये था शब्दों का एक कंप्लीट चैप्टर। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मान ले आपसे पूछ लिया जाए लेबोरेटरी, पाठशाला, तो ये जो शब्द होते हैं ये टेक्निकल वर्ड होते हैं, जैसे लेबोरेटरी है, पाठशाला है, टेक्निकल होते हैं। एक अंग्रेजी शब्द तो रह ही गए भाई। अंग्रेजी शब्दों की पहचान क्या होती है? अंग्रेजी शब्द वो होते हैं जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना वैसे ही लिखते हैं। जैसे मैंने बोला कॉलेज, तो लिखेंगे भी कॉलेज ही, ठीक है, कॉलेज, और बोलेंगे भी कॉलेज। जैसे मैंने बोला डॉक्टर, तो लिखेंगे भी डॉक्टर और बोलेंगे भी डॉक्टर। इंग्लिश शब्दों की यही पहचान होती है, जैसे लिखे जाते हैं ना हिंदी में वैसे ही उनकी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होती है। रेल, रेल ही लिखेंगे, हाफ, हाफ ही लिखेंगे, हाफ ही बोलेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजी शब्द तो वैसे भी हम नॉलेज डेली रूटीन में बोलते हैं। स्कूल है, स्कूल ही बोलेंगे, स्कूल ही लिखेंगे। हेडमास्टर है, हेडमास्टर ही बोलेंगे, हेडमास्टर ही लिखेंगे। तो अंग्रेजी शब्दों में खास बात होती है, जैसे हिंदी में लिखे जाते हैं वैसे ही अंग्रेजी में उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। तो ये था शब्दों का चैप्टर बेटा, एंड होप सो इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि शब्दों का चैप्टर समझाया जा सकता है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। अविकारी शब्दों में, अवयव शब्दों में निपात आता है, वो अवयव शब्द की क्लास में पढ़ाऊंगी। लेकिन आपसे अविकारी शब्द पूछे तो आप कहोगे 4 होते हैं, ठीक है, संख्या में, शब्द वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग। कल अविकारी जब डिटेल से पढ़ाऊंगी तो बहुत कुछ पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है ना। आपको पता, जब भी क्लास आप पढ़ते हो तो आप हर रोज यही बोलते हो कि बहुत यूनिक पढ़ने को मिला, तो टेंशन हल हो। आपको पूरा जितना आपने पे किया है उसका डबल आपको बैच में वसूल ना हो तो लास्ट दिन आप बता देना क्लास के, कि यदि आपने बैच लेके ये ना फील करो कि जो मैंने पे किया है मुझसे उससे डबल मिल रहा है, तो बस मेरा एक ही ख्वाहिश है कि यदि बच्चे ने हमें ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करके पे किया है तो उसको डबल मिलना चाहिए, ताकि उसको ये फील हो कि यार मेरा पैसा वसूल हुआ है। तो इसी कोशिश रहेगी सभी क्लासेस में, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है भाई। तो सीधी सीधी सी बात है, याद करना बिल्कुल आसान है। शब्द पढ़ा, शब्दों के हमने प्रयोग को पढ़ा, तो प्रयोग के आधार पे व्याकरण की। अब उत्पत्ति इतिहास देखो याद कैसे करोगे, क्वेश्चन ये पूछ ले उत्पत्ति इतिहास के कितने, उत्पत्ति इतिहास के आधार पे शब्द के कितने भेद है? 5। तो कैसे याद करोगे? देखो उत्पत्ति इतिहास, हमारा हिंदी का इतिहास क्या है? संस्कृत। हमारा हिंदी का इतिहास क्या है? संस्कृत। तो बस याद करना, जो संस्कृत वाली लाइन है वो उत्पत्ति इतिहास के नाम है। तो आपको याद है संस्कृत वाली लाइन, तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर, तो 5 प्रकार के हो गए। फिर व्युत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, तो बनावट और रचना तोड़फोड़ के होती है। तो युग रोगिक, रूढ़ योगिक, योग रूढ़ में हम तोड़फोड़ रहे हैं चीजों को, बस। तो बस इस तरीके से जो है आप चीजों को लर्न
कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय, मिलते हैं शाम को अपनी साइकोलॉजी की क्लास में। ठीक है, बाकी इन्वर्टर है अभी, लगेगा बोल गया तो आपको नोटिस कर दिया जाएगा, बट होप सो आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।